अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज एक और करंट अफेयर्स का टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है जी LIMS, ट्रांसफॉर्मिंग अनकल्टिवेटेड लैंड फॉर फूड सिक्योरिटी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा अहम है और उसकी अहमियत की वजह क्या है कि ये एग्रीकल्चर के हवाले से एक बहुत बड़ा जो है वो कदम लिया गया है। और एग्रीकल्चर के अंदर आप ये कह सकते हैं कि शायद ये इन फ्यूचर रेवोल्यूशन जो है वो पैदा कर सकता है। तो LIMS है क्या? लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि जितना भी हमारे मुल्क में जो ज़राअत आप कह सकते हैं, ये एग्रीकल्चर है जो अभी फ़िलहाल तबाही के दहाने पे खड़ा है, इसको रेवोल्यूशनराइज करके इसको साइंटिफिक बेस के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि इसको मैनेज करने के लिए जो है सिस्टम बनाया जा रहा है और उसकी इनॉग्रेशन जो है की गई है। तो इसको स्टडी करते हैं और डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में ये LIMS क्या है और ये LIMS वर्क कैसे करेगा और ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, ख़ास करके जहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो अब भी उसी तरह से आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले के जो तरीके हैं उन्हीं को फॉलो किया जाता है। तो वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी जो है जो लाई जा रही है ये कैसे काम करेगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोबारा से, क्योंकि ये हमारा जो है वो इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान जो था 2035 का उसका हिस्सा है, आप ये कह लें उसका ये मेजर प्रोजेक्ट है, क्योंकि उसमें हमने डिस्कस किया था कि ज़राअत में भी उसको टारगेट किया जाएगा, तो जिसके अंदर आर्मी चीफ भी शामिल हैं, तो इसकी इनॉग्रेशन भी उन्हीं के जो है उस ज़ेरे निगरानी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये है कि एक्चुअली में ये है जी पाकिस्तान लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये बनाया गया है, एक पूरे का पूरा सिस्टम और एक सेंटर की इनॉग्रेशन की गई है। और इसकी इनॉग्रेशन कब हुई है? 7 जुलाई 2023 को, यानी कि फ्राइडे को जो है वो इसकी इनॉग्रेशन हुई है 7 जुलाई को। और इनॉग्रेशन जो है उसमें टॉप लेवल के लोग मौजूद थे। इसका पर्पस सबसे पहले अगर देखते हैं, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। पाकिस्तान ने क्या लॉन्च किया जी? अ प्रोजेक्ट टू कन्वर्ट अनकल्टिवेटेड वेस्ट लैंड इनटू कल्टिवेटेबल लैंड। कि जो पाकिस्तान में, आपको पता है पाकिस्तान में सेम और थोर का बहुत ज़्यादा मसला है और बहुत सी जो पाकिस्तान की ज़मीनें हैं, एकड़ों के हिसाब से जो ज़मीनें हैं वो अभी वेस्ट हो रही हैं और मज़ीद होती जा रही हैं। और ख़ास करके क्लाइमेट चेंज की वजह से तो मज़ीद ये इशूज़ पैदा हो रहे हैं। जैसे आपने देखा सिंध के अंदर पिछले साल का पानी अभी तक जो है वो नहीं निकल सका, तो अल्टीमेटली वहाँ पर अब सेम और थोर है, तो वो अब लैंड किसी काबिल फ़िलहाल नहीं रही। तो इस तरह से अनकल्टिवेटेड जो लैंड है जो फिलहाल यूज नहीं हो रही, किसी की मलकियत भी नहीं है, उसको जो है कल्टीवेटेबल बनाना है। और इसके लिए पहले से भी बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे थे, लेकिन उसको डिजिटल करना ये भी काम हुआ। जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इनॉग्रेट किया, जो आर्मी चीफ हैं उनके साथ मिलके लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का नाम जिसे दिया गया है। और ये पार्ट है लार्जर इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान 2035 का, 2035 का जो इकोनॉमिक प्लान है जिसमें 1 ट्रिलियन तक GDP लेके जाने का हदफ रखा गया है, उसका ये प्लान है जो कि स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ को और अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टर्स को। यानी कि जो ज़राअत के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कहा गया था कतर करेगा, UAE करेगा या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज करेंगे, तो उनके लिए पहले यहाँ पे सूटेबल जो हालात हैं वो बनाने हैं अल्टीमेटली, तो वो हालात शायद ये सिस्टम बनाएगा। इस तरह से ये कोशिश की जा रही है। अगर ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि इसके एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं LIMS के, तो ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है जी? इन्हांस करना फूड सिक्योरिटी को। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम से, खास करके जब से क्लाइमेट चेंज हुई है, तो बहुत ज़्यादा जो है बात की जा रही है फूड सिक्योरिटी की। खुराक की कमी जो है वो पूरी दुनिया को अब जो है वो होने जा रही है, एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से और दूसरा जो यूक्रेन की वॉर है। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन को जो है वो वर्ल्ड की फूड बकेट कहा जाता है, कि फूड की बकेट है, वो बहुत ज़्यादा फूड वहां से पैदा होता है। तो अल्टीमेटली जब वहां पे वॉर है तो अब वो भी जो है क्राइसिस हैं और बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन दुनिया में फूड के हवाले से आ रही है। तो ऐसे में क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू, साथ में यूक्रेन की वॉर उससे बड़ा इशू जो करंट जो क्राइसिस हमें लेके आ रहा है। तो इसका मतलब ये मिल के फूड सिक्योरिटी पैदा कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। तो पाकिस्तान ने जो अपना प्लान दिया था 2 साल पहले का, उसमें भी पाकिस्तान ने क्या कोशिश की थी कि यही जो है दोबारा से अपनी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको चेंज किया जाए और फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी बात की जाए। तो फर्स्ट पाकिस्तान का वो सिक्योरिटी प्लान दिया था पाकिस्तान ने PTI गवर्नमेंट के अंदर। तो इसका पर्पस क्या है जी? फूड सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं उनको कम करना, उनको ओवरकम करना और फूड इनसिक्योरिटी जो है उसको टैकल करना, पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? रेवोल्यूशनराइज एग्रीकल्चर इन द कंट्री। कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसकी है, क्योंकि ये सारा साइंटिफिक मैनेजमेंट है अल्टीमेटली, जो दुनिया के अंदर इस टाइम पे दुनिया के एडवांस्ड कंट्रीज में जो फॉलो हो रहा है, जो आपने अक्सर देखा होगा कि आप फेसबुक वगैरह पे देखते हैं, वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज हमें दिखाई जा रही होती हैं और हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान बहुत पीछे है। तो ये बिल्कुल वैसे ही रेवोल्यूशनराइज करना एग्रीकल्चर को पाकिस्तान के अंदर, इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है जो बहुत ही जबरदस्त ऑब्जेक्टिव है।
तीसरा है इकोनॉमिक रिवाइवल एंड रोल ऑफ एग्रीकल्चर के, जो एग्रीकल्चर का रोल है पाकिस्तान की ज़राअत में। एक टाइम था जब 65% जो है वो रोल था एग्रीकल्चर का पाकिस्तान की जो है वो पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर। क्यों था? क्योंकि उस टाइम पे एग्रीकल्चर से खास करके बताया जाता है जी अयूब खान साहब का जो एरा था 1960 का, तो वो बहुत ज़्यादा गोल्डन रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम था, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई थी एग्रीकल्चर के अंदर। तो ये जो है अब दोबारा से कोशिश की जा रही है कि एग्रीकल्चर के थ्रू इकोनॉमिक रिवाइवल किया जा सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ग्रीन रेवोल्यूशन को लेके आना दोबारा से, एक तो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से भी, और दूसरा दोबारा से जो है ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आएंगे, तब भी हम जो है वो अपने पांव पे खड़े हो सकते हैं बीइंग एग्रीकल्चर कंट्री। और 5 है जी जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ, कि यूथ के लिए एक तो टेक्नोलॉजी के थ्रू ये जॉब आगे क्रिएट होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का काम है ये। वहां पे वो पुराना मेथड तो है नहीं कि जाके खेतों में आपने हल चलाना है या वहां पे जाके जो है उसको आपने खादों के ऊपर स्प्रे वगैरह करना, उस तरह का नहीं, बल्कि मॉडर्न मेथड है। तो अल्टीमेटली यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी यहाँ पे। तो ये 5 मेजर जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस LIMS के, यानी कि लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के। अब अगर देखते हैं इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी और स्टेक होल्डर्स कौन कौन से मौजूद थे, तो जैसे मैंने कहा कि ये इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान 2035 का हिस्सा है, तो उसके अंदर जितने लोग भी मौजूद थे जो यानी कि उसके अंदर रखे गए थे कि भाई ये लोग जो हैं वो इकोनॉमिक टीम का हिस्सा होंगे, और उसमें आर्मी चीफ भी मौजूद थे अल्टीमेटली, और साथ में जो है वो चारों जो है वो सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। तो प्राइम मिनिस्टर खुद मौजूद थे, ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद थे, और की मिनिस्टर्स जो है मौजूद थे जो इस इकोनॉमिक या डेवलपमेंट टीम का हिस्सा हैं, ठीक है, वो मौजूद थे इस इनॉग्रेशन सेरेमनी के अंदर। और चीफ सेक्रेटरीज मौजूद थे चारों प्रोविंसेस के, यानी प्रोविंशियल चीफ सेक्रेटरीज मौजूद थे, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स मौजूद थे जिनकी निगरानी में ये सब कुछ पहले होमवर्क किया गया, और सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स मौजूद थे। अब सबसे बड़ा इशू यहाँ पे यही है कि ये दोबारा एक दूसरा प्रोजेक्ट है, आप कह लें कि उसी का इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान का हिस्सा ही है, लेकिन ये एक फर्स्ट प्लान आप कह सकते हैं, सेकंड प्लान कह सकते हैं, जिसके अंदर आर्मी दोबारा से जो है वो आ रही है। वो जैसे कहा जाता है ना आर्मी इज नॉट कमिंग स्लो, तो शायद ये पाकिस्तान में वैसे ही हो रहा है। डेमोक्रेसी जो है उसकी छतरी तले आर्मी अब जो है वो इस मुल्क को ठीक करने की कोशिश करेगी। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? डेमोक्रेसी के लिए तो खैर ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है, लेकिन मुल्क के लिए शायद पॉजिटिव हो जाए। तो अब इसका सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें LIMS की, तो ये इन्हांस करेगा फूड सिक्योरिटी को, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को या एग्री एक्सपोर्ट्स जो है उसको बढ़ाएगा जब इतना ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया जाएगा तो अल्टीमेटली। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो अनकल्टिवेटेड लैंड्स हैं जो वैसे पड़ी हुई हैं, ठीक है, यानी वो लैंड्स हैं जो कि फजूल हैं हमारे लिए, तो उनको यूज़ करना ये काफ़ी जो है पॉजिटिव इमेज है। अगर यही सिविल गवर्नमेंट करती तो ये मज़ीद बेहतर होता। अच्छा, अब अगर हम बात करें कन्वर्टिंग अनकल्टिवेटेड लैंड इनटू प्रोडक्टिव लैंड्स, इसको थोड़ा सा अगर हम इसका देखते हैं डेटा क्या है हमारे पास, तो देखिए पाकिस्तान जो है वो इस टाइम पे अगर हम देखें कन्वर्ट कर रहा है 4.4 मिलियन हेक्टर्स को या 10.9 मिलियन एकर्स को। ये बहुत बड़ी लैंड है 10.9 मिलियन एकर्स की, और ये अनकल्टिवेटेड लैंड है, ठीक है, यानी कि ये सारी की सारी आप कह लें कि फजूल पड़ी हुई है। फजूल से कहते हैं ना किसी काम की नहीं है, बस वो वैसे ही पड़ी हुई है। तो ये इतनी ज्यादा 10.9 मिलियन एकर्स की अनकल्टिवेटेड लैंड, उसको जो है वो यूज किया जाएगा, ये बहुत ही पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरा, इसमें यूटिलाइज किया जाएगा मॉडर्न एग्री टेक्निक्स को, और जो आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ क्या क्या इसमें यूज किया जाएगा। तो मॉडर्न एग्री टेक्निक्स को जो है कल्टिवेशन के लिए यूज किया जाएगा, ये बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। तीसरा, इसके थ्रू इन्हांस किया जाएगा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, ताकि जो हमारी प्रोडक्शन है, अब ऑलमोस्ट आप ये कह लें कि हमारी प्रोडक्शन इतनी है कि हम जो है फिर भी 20 से 30% फूड जो है बाहर से मंगवाते हैं। इवन आप सिर्फ गंदम की ही बात कर लें तो हम वो उसे भी बाहर से मंगवाना पड़ता है, फूड कंट्री होते हुए भी ये हमारे हालात हैं। बाकी आप देख लें सब कुछ, प्याज जो है देख लें, टमाटर देख लें, वो भी शायद हमें इंडिया से लेने पड़ते हैं, अब तो ट्रेड बंद है हमारी। तो ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं। इनोवेशन की जाएगी इसके अंदर टेक्नोलॉजीज की, यानी कि इनोवेट किया जाएगा टेक्नोलॉजीज को, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की जाएंगी, यानी एक ऐसी प्रैक्टिसेस जो लॉन्ग लास्टिंग हो, या जो वर्ल्ड के अंदर इस टाइम पे प्रैक्टिस हो रही हैं, वो नहीं जो कि इस टाइम पे आर्जी तौर पे हो और बाद में चेंज हो जाए, तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होंगी। ये इसका पर्पस हो रहा है। इन लैंड को यूज किया जाएगा और फोकस किया जाएगा एग्रो इकोलॉजिकल पोटेंशियल के ऊपर, कि जितना भी एग्रीकल्चर के अंदर जो पोटेंशियल है पूरे का पूरा, जितना भी इकोलॉजिकल पोटेंशियल का मतलब यह है कि जितनी तरह की हम फूड आइटम्स पैदा कर सकते हैं एग्रीकल्चर के थ्रू, चाहे वो कपास है, गन्ना है, ठीक है, गंदम है, दालें हैं, या जो कुछ भी हो, सब कुछ जो है वो पूरा किया जाएगा। रूरल कम्युनिटीज की वेलबींग के लिए काम किया जाएगा, क्योंकि देहातों के अंदर काम होगा तो अल्टीमेटली उनको भी फायदा होगा, वो इंपावर होंगे, और इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन भी होगी, यानी मल्टीपल जो है वो इससे फायदे उठाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इसमें क्या है जी, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि टेक्नोलॉजी जो है इसके अंदर यूज की जाएगी और इनोवेशन यूज की जाएगी।
अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान की, कि ज़राअत जो है वो पाकिस्तान की अहमियत उसमें क्यों है, पाकिस्तान में ज़राअत की अहमियत इसलिए पाकिस्तान की अहमियत है कि एग्रीकल्चर जो है वो पाकिस्तान की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, पाकिस्तान की जो सालाना आमदनी आप कह लें, उसमें 23% इसका जो है वो अमल दखल है। यानी कि 100% में से आप ये कह लें कि 23% जो शेयर है वो सिर्फ और सिर्फ इसका एग्रीकल्चर का है, जो कि बहुत कम है एक हिसाब से। इसलिए कम है क्योंकि हम हैं ही एग्रीकल्चर कंट्री, तो इसको बढ़ाना। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट टू ऑलमोस्ट 37.4% ऑफ द नेशंस लेबर, कि जो हमारे लेबर फोर्स है मुल्क की, उसकी 37% जो है आप ये कह लें या 38% कह लें, वो किससे जनरेट हो रही है, वो हो रही है सारी की सारी एग्रीकल्चर से। इसकी ये अहमियत है, यानी 23% जो है वो एग्रीकल्चर का जीडीपी है, 38% इसके थ्रू लेबर फोर्स काम कर रही है। और अगर हम कहें इसकी डिक्रीजिंग एरिया की जो कल्टीवेशन के अंदर है, तो आपको यहां पे ये समझ आएगी कि हमारा जो एरिया है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, जो कल्टीवेटेड एरिया है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कल्टीवेटेड एरिया है, तो कल्टीवेटेड एरिया आहिस्ता आहिस्ता स्लोली कम हो रहा है। पहले थोड़ा सा पोर्शन कम हुआ, फिर थोड़ा सा पोर्शन कम हुआ, लेकिन उसके मुकाबले में जो हमारी आबादी है, पॉपुलेशन है, उसकी प्रोडक्शन बढ़ रही है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, गैप पैदा हो रहा है कि अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेट्स सपोज 10 टन की गंदम पैदा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी जो नीड है वो 15 से 16 टन की है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 6 टन मजीद हमें जरूरत पड़ेगी, वो कहां से हम बाहर से लाएंगे, उसके लिए हमें डॉलर खर्च करने पड़ेंगे ज़र मुबादला, बावजूद इसके कि हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है। तो इस गैप को जो है वो मैनेज किया जा रहा है इसके थ्रू, या मैनेज करने की कोशिश की जाएगी। राइजिंग एग्रीकल्चर रिलेटेड इंपोर्ट्स, उसको बढ़ाया जाएगा, और इकोनॉमिक स्ट्रेस जो है उसको थोड़ा सा कम किया जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा अहम है, और ये हमारे लिए वैसे भी जो है ये क्या करता है जी, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हमारी मौजूद हैं कुछ ना कुछ, वो क्या कम हुई हैं, जैसे कॉटन की आप अगर बात करें, टोबैको की बात करें, गन्ने की बात करें, तो ये हमारी एक्सपोर्ट्स मौजूद हैं जो कि हमारा इकोनॉमिक का जो स्ट्रेस है उसको थोड़ा सा मैनेज करती हैं। अगर ये भी ना हो तो फिर बहुत मुश्किल हो हमारे लिए। एड्रेसिंग फूड सिक्योरिटी एंड वीट क्राइसिस, अगर वीट क्राइसिस की हम बात करें या फूड सिक्योरिटी की देखें, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये LIMS जो है, कि इतनी बड़ी जो है 4.4 बिलियन की जो लैंड हमारी फजूल पड़ी हुई है। तो 36.9% पाकिस्तानीज आर फूड इनसिक्योर, कि 39% आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी जो है उनको इस टाइम पे भी आप कह लें कि फूड इनसिक्योरिटी का सामना है। सिर्फ 60% लोग जो हैं उनको फूड सिक्योरिटी का सामना नहीं है। तो आने वाले वक्त में ये मजीद बढ़ता जाएगा। एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए 18.3% फेसिंग स्फीयर फूड क्राइसिस, 20% लोग या 19% लोग बहुत ज्यादा फूड क्राइसिस का जो है सामना कर रहे हैं और गुर्बत में नीचे जाते जा रहे हैं। तो वीट की जो डिमांड है वो पहुंच चुकी है 30.8 मिलियन हेक्टर के ऊपर, ठीक है, टन के ऊपर, MMT से कहा जाता है। तो 38.8 मिलियन मेट्रिक टन जो है हमारी डिमांड है, और हम इस टाइम पे पैदा कितनी कर रहे हैं, 26.4। तो इसका मतलब है कितना गैप हमारे पास बन रहा है, ऑलमोस्ट 4 MMT का हमारे पास जो है मिलियन मेट्रिक टन का गैप बन रहा है हमारे पास, जो हम बाहर से लेते हैं। और ये जो क्लाइमेट चेंज है इससे मजीद जो है वो ज्यादा हो रहा है। कॉटन प्रोडक्शन हमारी पिछले 10 साल के अंदर अगर हम बात करें तो 40% कम हुई है। यानी ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये जो फ्लड्स आते हैं हर दूसरे साल में, तो क्या हो रहा है, कॉटन प्रोडक्शन जो जिसमें हम टॉप पे थे, उसमें हम जो है वो इस टाइम पे 40% पिछले 10 सालों में हम डिक्रीज कर चुके हैं उसके अंदर। तो ये हमारे क्राइसिस मौजूद हैं, इन्हीं क्राइसिस को ओवरकम करना हमने इसके थ्रू। कोलैबोरेटिव एफर्ट फॉर एग्रीकल्चर ग्रोथ, कि यहाँ पे अब कोलैबोरेटिव एफर्ट का मतलब यही है कि ये जो हमने इकोनॉमिक प्लान बनाया हुआ है जिसके अंदर सिविलियन भी है और मिलिट्री लीडरशिप भी है, ये दोनों अब यूनाइट हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं फूड की सिक्योरिटी को लेके और माल न्यूट्रिशन को लेके, जो बच्चों के अंदर फूड की कमी है उसको लेके, और इम्पोर्ट कॉस्ट वगैरह को लेके। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है उनके साथ COS जो है आर्मी चीफ जो आसिम मुनीर साहब हैं, वो लीड कर रहे हैं इस टाइम पे इस इनिशिएटिव को, कि भाई अगर आप नहीं करेंगे तो हम डंडे के थ्रू करवाएंगे आपसे। इसका मतलब यही हुआ सिंपली कि जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान, तो वो तो आपको पता है किक बैक्स और ये सारा कुछ, तो इनका कहने का मतलब यही है कि भाई अब आपको करना होगा हमारे आगे। और ये इन्होंने जो है ना, आप कह लें कि पॉलिटिशियंस को भी अपने आगे जो है वो लेबर बना लिया है। तो लैंड, खैर ये इसी काबिल हैं जो हालात हैं पाकिस्तान के। तो लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो LIMS पूरा एक सेंटर बनाया गया है, उस पूरा सेंटर जो है उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है, तो अब ये उसमें आगे काम करेगा। अब देखते हैं कि ये कैसे जो है वो काम करता है। अब अगर थोड़ी सी टेक्नोलॉजीज की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें फ्यूचर क्या है, कि ये LIMS कैसे काम करेगा और किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है या दूसरे प्रोजेक्ट से बहुत मुख्तलिफ है। इसमें GIS बेस्ड LIMS है। अब GIS क्या होता है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसको जरा सा समझिएगा, डिटेल में नहीं चाहते यहाँ पे, ये हम जनरल साइंस के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो GIS ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू आपको क्या है, आप डाटा को लेते हैं, ठीक है,
किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू लेते हैं, वो नीचे हम डिस्कस करेंगे उसकी कुछ टेक्निक्स वगैरह। उसके थ्रू वो उसको विजुअलाइज करते हैं, उसके थ्रू वो स्टोर होता है डाटा आपके पास सारे का सारा, उसको एनालाइज किया जाता है और फिर उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग होती है। यानी आपका काम क्या है, आपका काम है सिर्फ डिसीजन मेकिंग करना। तो डिसीजन मेकिंग मशीन नहीं करती, बल्कि वो क्या है, वो आपने करना है। बाकी सारे का सारा काम इस जीआईएस के अंदर आपने पूरा एक सिस्टम बना दिया, वो सिस्टम खुद ही काम करेगा, वो खुद डाटा कलेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली, उसको विजुअलाइज करेगा, उसको एनालाइज करेगा, आपको बता देगा कहां कहां क्या क्या हो रहा है। ठीक है, और इससे क्या होगा, इंप्रूव होगी नेशनल इरिगेशन और यील्ड की, डिजिटलाइज किया जाएगा, अल्टीमेटली बैठ के इसको सारा का सारा मॉनिटर किया जाएगा। प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन की, हर टाइम 24 घंटे इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो लुंगी बांध के जाना पड़ेगा, यहां पे कपास के अंदर देखना पड़ेगा कीड़े हैं नहीं है, वो काम कर रही है, कहां से सड़ रही है, कहां क्या हो रहा है। आपको कंप्यूटर में सब कुछ इंफॉर्मेशन जो है इस जीआईएस के थ्रू आपको मिल रही होगी लाइव। जैसे कि देखिए ड्रोन यहां पे घूम रहा है, ये वो ड्रोन नहीं है जो पिक्चर्स वाला है, ये अलग से यूवीज का ड्रोन है ये, इसको सारे का सारा जो इसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं, या यहाँ पे ये सैटेलाइट के थ्रू ये सेंसर्स लगे हुए हैं, तो ये सेंसर इसको मॉनिटर करेंगे और उस मॉनिटर करने को पीछे जो है जो सेटअप बना हुआ है आपका, उस सेटअप में जो डाटा जहां पे स्टोर होता है उसको सारा डाटा वहां जा रहा है और उसको खुद ही ऑटोमेटिकली एनालाइज जो है वो किया जा रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इससे क्या होगा, सॉइल, क्रॉप, वेदर, वाटर रिसोर्सेज, पेस्ट मॉनिटरिंग, हर चीज खुद ब खुद ऑटोमेटिकली होगी। जमीन की क्वालिटी क्या है, क्रॉप्स कैसी पैदा हो रही हैं, वेदर कैसा है और वाटर के रिसोर्सेज किस तरह के हो रहे हैं, हर चीज मॉनिटर हो रही है। तो ये बहुत एडवांस सिस्टम है जो दुनिया के अंदर यूज हो रहा है, उसको यहां पे यूज करने की कोशिश की जाएगी। यूटिलाइज किया जाएगा रिमोट सेंसिंग को, ये जो नीचे हो रहा है ये सारे का सारा रिमोट सेंसिंग है। ठीक है, कि आप कहीं और बैठे में और आप यहां से जो है वो सारे का सारा रिमोट सेंसिंग के थ्रू सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं। और जो स्पेशल टेक्नोलॉजीज के थ्रू, इसके थ्रू सैटेलाइट के थ्रू जो है वो सारे का सारा मॉनिटर हो रहा है। एफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा ताकि जो मिडिल मैन का किरदार है उसको कम से कम किया जा सके, ये कहा जा रहा है इसके अंदर। साथ में टाइमली इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो सपोर्ट के लिए जो लोकल फार्मर्स हैं उनके लिए सिस्टम बनाया जा रहा है कि उनको जो भी डाटा चाहिए हो उनको टाइमली मिल सके। अब इस जीआईएस को यहां पे समझने की कोशिश करिए एग्रीकल्चर के अंदर कैसे काम करेगा। देखिए ये है डेटाबेस। अब डेटाबेस में अब ये जो डाटा हम ले रहे हैं लाइव, उसमें हमें टोपोग्राफिक एट्रीब्यूट्स बताए जा रहे हैं कि भाई जमीन कैसी है, ठीक है, जमीन क्या स्टोनी है, क्या वहां पे फ्लड वाली जमीन है, सैलाब आए हुए हैं उस तरह की है, एलुवियल प्लेन्स जो होते हैं जो बहुत ही फर्टाइल होते हैं, जो सैलाब जो अपने साथ मिट्टी लेके आते हैं, या स्लोप है वहां पे किस तरह की लैंड है, ये टोपोग्राफिक बताएगा। उसके बाद सॉइल के एट्रीब्यूट्स बताएगा, जमीन का टेक्सचर कैसा है, उसकी डेप्थ कितनी है, क्या नीचे पत्थर हैं या सिर्फ मिट्टी है, वहां पे नीचे ड्रेनेज का सिस्टम क्या है। ईसी और सीएसओ3 ये कैल्शियम कार्बोनेट्स की जो है वो किस्में जो जमीन के अंदर मौजूद हैं जो फर्टिलिटी के लिए हैं, तो ये सब हमें बताएगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली बता रहा है। फिर इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा जी, थर्मो लेयर जो है ईच फैक्टर, हर फैक्टर को अलग अलग किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कैसे जो, यानी कि जितनी भी लेयर्स बन रही हैं डाटा की, उन लेयर्स को अलग अलग से जो है स्टडी किया जाएगा और फिर इनको कंबाइन किया जाएगा कि भाई कहां पे हो रहा है। फिर इसके अंदर इरिगेशन मेथड यूज किए जाएंगे, ड्रिप का होगा या दूसरा, जो भी पूरे का पूरा सिस्टम जो है मैनेज करेगा खुद ये जीआईएस जो है। तो ये बहुत ही शानदार सिस्टम है जो दुनिया के अंदर फॉलो हो रहा है हर एडवांस कंट्री के अंदर, लेकिन हम फिलहाल इसे यूज नहीं कर रहे, तो इसे यूज किया जाएगा ये कहा जा रहा है। इरिगेशन की बात की जाए तो इसमें एडवांस इरिगेशन मेथड्स यूज किए जाएंगे क्योंकि पानी की भी जो है वो इनसिक्योरिटी का पाकिस्तान को सामना है, इसीलिए हमने डैम फंड में 10-10 रुपए जमा किए थे। डैम तो खैर नहीं बना, लेकिन कहने का मतलब यह है कि पानी का भी हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इरिगेशन के लिए न्यू कैनाल्स बनाई जाएंगी, सबसे पहला काम ये होगा, उनको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। दूसरा, इरिगेशन मेथड जो मॉडर्न है उनको यूज किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले ड्रिप इरिगेशन है। ड्रिप इरिगेशन का मतलब ये है कि कतरा कतरा जितना सीड को चाहिए उतना ही मिले, ये नहीं कि आपने पूरा जो है एक दफा ही पानी सारा खोल दिया और वो 2-3 दिन तक वहां पे खड़ा रहा, कितना चाहिए कितना नहीं वो नहीं। अब देखिए ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ये है ड्रिप इरिगेशन की, कि यहाँ पे ये कतरा जो है वो पाइप का जॉइंट है सीड के ऊपर, यहां से गिर रही है, कतरा कतरा गिरता रहेगा। जाहिर बात है जब 24 घंटे कतरा कतरा गिरेगा तो नीड पूरी होती रहेगी। तो ये मॉडर्न तरीका है ड्रिप इरिगेशन। इसी तरह से स्प्रिंकल इरिगेशन है जिसके थ्रू ये छिड़काव, ये जहां पे आपने देखा ये मॉडर्न आपको शहरों के अंदर यूज होता हुआ दिखाई देता है, खास करके जो है वो ये जो लैंडस्केपिंग वाले हैं जो खूबसूरती करते हैं शहरों के अंदर, ब्यूटिफिकेशन करते हैं, जैसे इस्लामाबाद के अंदर सीडीए है वो करता है। तो ये इस तरह से स्प्रिंकल होता है, यहाँ पे ये फुवारा सा निकला हुआ है, इसके थ्रू निकलेगा। पार्क्स के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि वहाँ पे जो घास के ऊपर स्प्रे होती है इस तरह से होती है। इसके अलावा इसके अंदर क्या है, सर्कुलर इरिगेशन है कि ये इस तरह से बड़े बड़े टायरों वाली मशीनें लगी हुई हैं जिसके थ्रू जो है वो पानी यहाँ पे स्प्रे किया जाएगा, गुजरता जाएगा और स्प्रे करता जाएगा, या सेंटर के थ्रू भी एक बड़ा सा पाइप लगा हुआ होता है वो यूं गोल गोल घूम के वहाँ पे देता है। तो ये सारे मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम है जो कि बहुत ही शानदार आप कह सकते हैं, ये बहुत शानदार है। और
और अगर वाकई में जो है इन्हीं के अकॉर्डिंगली, जीआईएस के अकॉर्डिंगली, मॉडर्न इरिगेशन के अकॉर्डिंगली इसको किया जाता है, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा। तो शायद आप ये कह लें कि ये अयूब खान पार्ट 2 जो है वो आसिम मुनीर साहब बनना चाहते हैं। अब पॉजिटिव है नेगेटिव है वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन क्योंकि इनका कोशिश यही है कि एग्रीकल्चर के थ्रू मुल्क को दोबारा से जो है वो आगे लेके जाया जाए, वो कि ये इनका काम है नहीं, लेकिन कर रहे हैं। अब पॉलिटिशियंस जब नहीं करेंगे फिर तो इसलिए अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा है। और एट द एंड अगर इसको कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं जी, इसमें कहा जा रहा है कि जो कॉपरेशन होगी सऊदी अरेबिया की, चाइना की, यूएई की, कतर की, बहरीन की, यानी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की, गल्फ कंट्रीज की या चाइना की, तो वो क्या होगा, उससे हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज होंगी। क्योंकि हम जब उन्हें सिस्टम बना के दे देंगे, हमने क्या करना है, सिस्टम बनाना है। अब आप सोच रहे होंगे पैसे कहां से आएंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि प्रोजेक्ट्स तो हैं, पैसे कहां से आएंगे। तो वो जैसे कहा जाता है कि भाई आपकी जॉब ये है कि लाख रुपए आपकी सैलरी है, तो बैठ के सोचेंगे लाख आएंगे कहां से। तो ये वो हालात है पाकिस्तान के। अब पाकिस्तान ने इमेजिनेशन में तो ये कह दिया कि सऊदी अरब यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, चाइना करेगा, यूएई करेगा, कतर करेगा, बहरीन करेगा, इनको लैंड जो है डिवाइड करके दे दी जाएगी, भाई ये चाइना की है, ये बहरीन की है, तो ये आपस में मुकाबला करके तो यहाँ पे शानदार किस्म की इरिगेशन हमें करके देंगे, उससे उनका फायदा हमारा भी फायदा। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन होता है तब। तो इसलिए अब एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि ये LIMS-COE जो है ये बहुत शानदार इनिशिएटिव है, अपने इनिशिएटिव के लिहाज से बहुत शानदार है। लेकिन अब ये क्या लॉन्ग टर्म हो पाएगा, क्या फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस को मीट कर पाएगा, ये बहुत अहम है। और ये क्या सस्टेनेबल है या नहीं, क्यों कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिविल मिलिट्री कोलैबोरेशन है कि आज की गवर्नमेंट शायद बहुत कमजोर है, तो इसलिए सिविल मिलिट्री कोलैबोरेशन है। लेकिन कल को अगर एक पावरफुल गवर्नमेंट आती है तो क्या वो मिलिट्री के साथ यानी आर्मी को चाहेगी कि वो गवर्नमेंट के साथ जो है इकोनॉमिक प्लान का हिस्सा रहे या ना रहे, किस तरह से हो, कैसे हो। ये बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो देखेंगे फ्यूचर में कैसे सामने आते हैं। तो पोटेंशियल तो इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अगर उसको जो है वो पोटेंशियल को सामने लाया जाता है तो पाकिस्तान का जो ये ज़राअत का सेक्टर है ये रेवोल्यूशनराइज हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जहां पे 23% जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है, वहीं पे ये 40% से ज्यादा जा सकता है। और एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन जो है वो मौजूद है।